चलिए भाई, तो अब लिखिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है इस टॉपिक का नाम देख करके ये चले कि भैया अगर ये डिस्प्लेसमेंट करंट टॉपिक है, करंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो क्यों नहीं आपने इसी टॉपिक को करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था, इसी टॉपिक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाने की क्या जरूरत थी? तो जरूरत ये थी, यही कारण था ऐसा ना करने का, कि इस टॉपिक को वहां ना पढ़ाने का, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक नहीं बल्कि तीन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं। सबसे पहले आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट तो यूज होगा ही, जहां का कॉन्सेप्ट हम केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ उठाएंगे। दूसरा जो आपका कैपेसिटर जो आपने पढ़ा था, कैपेसिटर का भी कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हुआ कि एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तीसरा जो आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, वहां पर हमने यूज करा था एम्पियर सर्किटल लॉ का, और यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ का भी यूज होने वाला है। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में तीन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज करिए, लेट अस सपोज कि आपके पास एक ऐसा कुछ सर्किट है जहां आपने एक कैपेसिटर को सर्किट से कनेक्ट कर रखा है, राइट। ये आपका सेल है, बैटरी है, आपने इस कैपेसिटर को इससे कनेक्ट करके रख रखा है। ये है आपका कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C। अब कैपेसिटर क्या होता है आपको अच्छे से पता हो भाई, दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं, दोनों के बीच में एक फिक्स्ड गैप पर हमने दोनों को लगा रखा होता है। चार्ज ये क्या करता है, अपने ऊपर स्टोर करता है। बट भाई साहब मेरे को बात बताओ, अगर आपने कैपेसिटर पढ़ा है और अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, राइट, तो मुझे एक बात बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था किरचॉफ्स करंट लॉ, पढ़ा था। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि आपके सर्किट में, जो सर्किट आपका है उसमें किसी भी टर्मिनल को अगर आप पकड़ेंगे, उस टर्मिनल पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। यही तो था किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या था कि अगर आपका सपोज करिए एक टर्मिनल है, इस टर्मिनल पर मल्टीपल, इस टर्मिनल पर या फिर इस जंक्शन पर करंट, जितना करंट आएगा उतना ही करंट यहां से बाहर जाएगा। हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने किरचॉफ्स करंट लॉ। तो एक बात बताओ भाई, अगर किरचॉफ्स करंट लॉ को हम यहां पर यूज करना चाहें, देखना चाहें कि क्या ये किरचॉफ्स करंट लॉ यहां पर वैलिड है कि नहीं, तो चलो देख लेते हैं। मान लो कि आपका बैटरी इससे कनेक्टेड है, यहां से करंट निकला I, ठीक है, यहां से करंट निकला I और यहां तक करंट पहुंच गया I, ठीक है। कैपेसिटर के इस प्लेट तक आपका करंट पहुंच गया I। अब यहां करंट I आता हुआ तो मुझे दिख रहा है, करंट I इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, सर्किट के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका किरचॉफ्स करंट लॉ वैलिड होता है। तो सर्किट के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे करंट I आता हुआ तो दिख रहा है, बट जाता हुआ नहीं दिख रहा है यार। यहां से कोई करंट बाहर निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। बट सर किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो करंट आ तो रहा है यहां पर I, बट इसके दूसरे साइड से करंट I जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो क्या किरचॉफ्स करंट लॉ यहां पर इनवैलिड हो गया क्या? पहली दिक्कत नोट करिएगा, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, आपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट इनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ, राइट। तो ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, line integral of magnetic field around a closed path is equal to mu naught into net current passing through the surface enclosed by that closed path। यही हमने पढ़ा था। अब एक भाई मेरे को बात बताओ, ये जो गैप है, ये जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो गैप है, अगर यहां पर हम देखें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं, इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं, तो यहां तो मुझे कोई करंट फ्लो करता हुआ नहीं दिख रहा है। करंट तो यहां पे है, करंट यहां पर फ्लो कर रहा है, करंट इधर भी फ्लो कर रहा है, बट इन प्लेट्स के बीच में आई एम नॉट एबल टू से एनी करंट फ्लोइंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। मैं कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में कोई करंट फ्लो करता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ यहां लगाऊं
लगाऊंगा तो म्यू नॉट आई की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी कि बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स जीरो हो जाएगी। और अगर आई की वैल्यू जीरो हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड बी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ये भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब कि यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ प्लेट्स के बीच में, इन प्लेट्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बी होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है भैया, हमने कहा कि भाई इस प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। बट अगर आप एक कॉम्पास लेकर के आते हैं, सपोज करिए अगर आप एक कॉम्पास लेकर के आते हैं और आप उस कॉम्पास को इन कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो देखने को क्या मिलता है कि उस कॉम्पास के निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो आपने बोला एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू कि भाई साहब इन प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, और अभी आप बोल रहे हो कि आप अगर यहां पर एक कॉम्पास रखेंगे तो उस कॉम्पास का निडल डिफ्लेक्ट करेगा। बट ऐसा कैसे हो सकता है? कॉम्पास का निडल तो तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब उसके इर्द गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी। सपोज करिए उसी कॉम्पास के निडल को अगर आप यहां पर रखेंगे, इस पूरे वायर वाले पोर्शन में अगर आप रखेंगे, तो क्योंकि यहां से करंट फ्लो कर रहा है तो आपको पता है करंट फ्लोइंग थ्रू a wire produces magnetic field around it. Current flowing through a wire produces magnetic field around it. तो अगर आप कंपास को यहां रखेंगे तो कंपास में डिफ्लेक्शन होगा, समझ में आता है। बट यहां तो कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है। जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसे? और जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही नहीं तो फिर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगा ही नहीं तो कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा कैसे? मतलब कि ये दोनों बातें, किरचॉफ साहब का करंट लॉ और एम्पियर साहब का सर्किटल लॉ, ये दोनों लॉज इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में आकर के इनवैलिड हो जाते हैं। कैसे? एम्पियर सर्किटल लॉ कह रहा है यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली मुझे देखने को मिल रहा है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अरे एग्जिस्ट करती है तभी तो आपके मैग्नेटिक कंपास के जो नीडल है वो नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर वो नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करता, हम मान लेते कि हाँ भाई तुम एम्पियर सर्किटल लॉ बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हम आपकी बात मान लेते। अगर यहां पर कोई डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल में नहीं होता, बट क्योंकि यहां पर आपका कंपास का मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपकी ये बात गलत है। मतलब कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, यहां पर कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा है। यहां पर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर आपका मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला? मैंने यही बोला कि आपकी जो बात है एम्पियर सर्किटल लॉ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ये जीरो नहीं है, यहां मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगी? क्योंकि यहां से करंट फ्लो कर रहा होगा, कोई ना कोई करंट यहां से फ्लो कर रहा होगा जिसके चलते यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में आप कंपास को ला रहे होंगे तो कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। ये बात मैंने नहीं कहा, ये बात कहा मैक्सवेल साहब ने। ये बात कहा मैक्सवेल साहब ने। उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब आपको भले यहां करंट दिख ना रहा हो, भले आपको करंट यहां दिख ना रहा हो, बट यहां करंट फ्लो कर रहा है। भले आपको करंट इन प्लेट्स के बीच में फ्लो करता हुआ दिख ना रहा हो, बट यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, जिस करंट को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। जिस करंट को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने कहा करंट भी दो प्रकार के होते हैं। एक करंट जो वायर से फ्लो करता है उसको उन्होंने नाम दिया कंडक्शनल करंट, और दूसरा करंट जो उन्होंने कहा कि इस प्लेट्स के बीच में जो करंट आपका फ्लो कर रहा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब लोगों ने कहा कि भाई ऐसे कैसे मान लें जब दिख नहीं रहा है और आप कह रहे हैं कि है, प्रूफ भी तो करो अपनी बात को। आप कह देंगे हम मान लेंगे, ऐसे थोड़े ही होता है। आपने एक मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए बोल दिया कि यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं, अपनी बात आपको प्रूफ भी करनी पड़ेगी। तो मैक्सवेल साहब ने कहा कि चलो कर देते हैं अपनी बात को हम प्रूफ। भाई साहब देखो, सबसे पहले तो स्पेस बनाते हैं, राइट? सबसे पहले ये सारी चीजों को हम इरेज करते हैं, पहले एक स्पेस बनाते हैं, और फिर देखते हैं कि मैक्सवेल साहब ने अपने अजम्पशन को कैसे प्रूफ किया। उन्होंने कहा कि अगर यहां से करंट, अगर गैप है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा होगा। जब लोगों ने कहा कि इसको प्रूफ करो, तो देखो मैक्सवेल ने इसको कैसे प्रूफ करा। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने पढ़ा है कैपेसिटर, तुम लोग पढ़े हो? लोग बोले कि हाँ हम लोग पढ़े हैं। बोले कि कैपेसिटर में क्या पढ़े हो? कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड
electric field between the plates of the capacitor, electric field between the plates of the capacitor कितनी होती है? उन्होंने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा भाई ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपने पढ़ा है कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपने पढ़ा है। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, और अगर आपको कह दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इनटू द एरिया बिटवीन द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स क्या हो जाएगा? E इंटू A। अब E की वैल्यू आपको पता है क्या? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया A ये होगा। और सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं? सिग्मा होता क्या है? इट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। आप सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? आप सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A। क्या आप सिग्मा को Q बाई A लिख सकते हैं? तो हमने सिग्मा को यहां लिख दिया Q बाई A, तो आपका ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A बन के आ गया Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अब यहां से A कैंसिल हुआ, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर वो कितना आया? आपका आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट, आपका आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, आपको पता है कि इस कैपेसिटर के केस में होता क्या है कि जैसे ही आप सर्किट से इसको कनेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट करता है। क्या होता है? धीरे धीरे जैसे इससे करंट फ्लो करना शुरू करता है, इस कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट करना शुरू करता है, मतलब चार्ज वेरी कर रहा होता है। चार्ज पहले कोई इनिशियली जब सर्किट आपका ओपन था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर, बट जैसे ही आपने इसको सर्किट से कनेक्ट किया, चार्ज क्या हुआ? यहां पर स्टोर करता अपने मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच गया। यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स, जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q बाई E, चार्ज यहां पर वेरी करता है। इनिशियली चार्ज 0 था और धीरे धीरे चार्ज कैपेसिटर के प्लेट्स पर स्टोर होते चला गया। तो अगर आप यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि चार्ज वेरी करता है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें d phi E बाई dt, टाइम के साथ अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या आएगा? आपका आएगा dq 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq बाई dt। टाइम के साथ चार्ज वेरी करता है, तो आपने क्या किया? इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को टाइम के साथ आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो d phi E बाई dt क्या आया? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq बाई dt। और ये dq बाई dt ही क्या होता है? dq बाई dt होता है आपका करंट। मैक्सवेल साहब ने इसी dq बाई dt को कह दिया क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने कहा ये भैया जो आपका d phi E बाई dt इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस dq बाई dt को उन्होंने कह दिया आपका id। आपका क्या कह दिया उन्होंने? dq बाई dt को id यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट id की वैल्यू क्या आ गई? एप्सिलॉन नॉट इंटू d phi E, एप्सिलॉन नॉट इंटू d phi E बाई dt। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कि मैथमेटिकली भी उन्होंने दिखाया कि कैसे इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होता है, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। ये क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो वेरी कर रहा होता है। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी कर रहा होता है। वेरी क्यों कर रहा होता है? क्योंकि चार्ज धीरे धीरे आपका स्टोर हो रहा होता है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। आई बात समझ में? तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हुआ क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट फ्लोइंग, और द डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, राइट? तो अब देखते हैं कि भाई साहब, जब आपने डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन कर लिया, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी, जब आपने ये डिफाइन कर लिया
तो क्या इस चीज के डिफाइन करने से आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, भाई देखो किरचॉफ्स करंट लॉ तो आपका भाई दिखने लगा कि भाई चलो ठीक है, इधर से भी करंट आया, और अगर आप बोल रहे हैं कि आईडी यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट इसके बीच में फ्लो कर रहा है, तो हाँ चलो ठीक है, यहां से इतना करंट आया और यहां से आईडी आपका डिस्प्लेसमेंट करंट निकल गया, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। एक जो दिक्कत हो रही थी किरचॉफ्स करंट लॉ के साथ, वो तो आपका वैलिड हो गया। दूसरा आपका जो क्या बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ जो आपका था, वो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या आईडी को डिफाइन करने से वैलिड हुआ? क्या एम्पियर सर्किटल लॉ जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो वैलिड नहीं हो पा रहा था बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, क्या अब वो वैलिड होगा? तो चलो देख लेते हैं। पहले इसको वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट की आपकी वैल्यू आई थी आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी। अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन करने से हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ भी वैलिड हो जाता है थ्रू आउट द सर्किट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट पासिंग थ्रू द सरफेस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। सही होता है। अब अगर हम आई, जब ये आपका म्यू नॉट इनटू आई था तो आपको लग रहा था कि यहां पर आपका एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड नहीं है। तो अब मैक्सवेल साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो आई है ना, इसको आप आई मत लिखो, इसको आप लिखो IC प्लस आईडी, इसको आप लिखो IC प्लस आईडी। IC क्या है? कंडक्शनल करंट। कंडक्शनल करंट मतलब करंट फ्लोइंग इन द वायर्स, जो करंट इस तार के बीच से तार के थ्रू फ्लो कर रहा है उसको उन्होंने कह दिया ये है आपका कंडक्शनल करंट। और जो करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर फ्लो कर रहा है उसको उन्होंने कह दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, और कहा कि म्यू नॉट इनटू y को आप लिखो IC प्लस आईडी। जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ इन वायर्स पे लगा रहे होंगे, जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ इन वायर्स के किसी पॉइंट पर आप लगा रहे होंगे, किसी पाथ पर आप लगा रहे होंगे, तो वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा, वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा। और जब आप यही एम्पियर सर्किटल लॉ बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर लगा रहे होंगे तो वहां पर आपका IC जीरो हो जाएगा, यानी कंडक्शनल करंट जीरो हो जाएगा। मतलब वायर्स पे लगाओ, क्योंकि वायर्स में आपका सिर्फ कंडक्शनल करंट फ्लो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट यहां नहीं है, तो फॉर वायर्स वी विल टेक ID equal to 0 and between the plates of the capacitor we will do what? We will do IC, we will take IC equal to 0, that is हम कंडक्शनल करंट का वैल्यू जो है वो 0 ले लेंगे और यहां पर आपका ID रह जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करा और डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइन करके ये जो एक दिक्कत क्रिएट हो रही थी उन दोनों दिक्कतों को किरचॉफ्स करंट लॉ को भी जस्टिफाई किया और एम्पियर सर्किटल लॉ को भी जस्टिफाई किया। आई बात समझ में? तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने ये देख लिया, आपको डिस्प्लेसमेंट करंट समझ में आ गया कि कैसे कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हमें भले ना दिख रहा हो बट एक डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी, जहां फाई ई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक आपने इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक पढ़े, क्या क्या टॉपिक हमने पढ़े? सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कैसे देखा? हमने फैराडे का लॉ पढ़ा, उसके बाद हमने लेंज का लॉ पढ़ा, उसके बाद हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा, फिर हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने दो केसेस देखे। क्या क्या थे दो केसेस? पहला म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, और फिर हमने देखा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस x। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, कैसे होता है, और एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है। उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स पढ़ा। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स में हमने क्या पढ़ा? पहले हमने कॉइल्स को, इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, उसके बाद उसी इंडक्टर को, उसी कॉइल्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और ये कनेक्ट करने के बाद कनेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कितनी होती है और हम कैसे निकालते हैं। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का वैल्यू डिराइव एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का फॉर्मूला डिराइव करने के बाद हमने पढ़ा कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड कितनी होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड को पढ़ने के बाद हमने लास्ट टॉपिक जो अभी पढ़ा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, कि कैसे मैक्सवेल साहब ने जो किरचॉफ्स करंट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ जो वैलिड नहीं हो रहे थे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कैसे उसको डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइन करके वैलिड करा। आई बात समझ में? तो आई होप कि आपने जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़े हैं वो टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। आपने उसका प्रॉपर नोट्स बनाया होगा। नोट्स को रिवाइज करिए, डेरिवेशंस को चेक करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। थैंक यू।